यहाँ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ही इसीलिए जा रहा है कि एक सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन जो हैं उनको वो सूट नहीं कर रहा है। और क्यों सूट नहीं कर रहा है उसकी वजह आप जानते हैं। क्योंकि एक दफा जब ये शुरू हो जाए और सामने से कोई रेजिस्टेंस ना हो तो फिर कोई उसका कोई एंड नहीं होता, कोई उसकी हद नहीं होती। तो प्रॉब्ली यही वजह है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट को एक मजाक समझ रहे हैं और अपनी मर्जी से उसको जो चाहें कर रहे हैं, तो वो उनकी भी मालूम नहीं हद कौन कहाँ जाके रुकेंगे। वो जो जो चीजें हमने सुनी थी नहीं हो सकती, वो हर चीज यहाँ होती हुई देख ली अपनी आंखों से। कि जिसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है इस वक्त आवाज ना उठा के, तो वो एक तरह से ज्यादती कर रहा है। और आप मुझे बता दीजिए कि जो अदालतों का हाल इस वक्त हुआ हुआ है, जैसे जंगल का लॉ होता है ना, मतलब जंगल में भी पता नहीं लॉ होता है, यानी क्यों लोग उसको मिसाल के तौर पे यूज करते हैं। बट बिल्कुल जंगल का कानून हो जाएगा, यहाँ पे हो गया है ऑलरेडी। होता है कि जिसके पास ताकत होगी वो आएगा, आप ना आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कोई टाइटल है किसी गाड़ी का, किसी घर का, किसी जमीन का, बस वो आके बैठ जाएगा, अब आप शक्ल देखते रहे उसकी। और बहुत शदीद शदीद जरूरत है यहाँ पे नेशन बिल्डिंग की। अंदर से कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है आजकल, ये दिस इज माय गट फीलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, कि ये खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी थिंग्स विल बी नॉर्मल इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंडू होंगी। वेलकम जी, सियासत डॉट पी के से मैं हूं कार बगाउट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रिटायर्ड जस्टिस नदीम अख्तर। जैसा बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक खत गया जी सर बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट शुक्रिया। ऑफ पाकिस्तान के पास। फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई। खत 27वीं यानी तरमीम के जुमन में लिखा गया, आपने इंडोज किया। अ, जी। सबसे पहले बता सकते हैं इंडोज क्यों किया? क्या पॉइंट्स थे आपके जहन में? मेन वजह यही थी कि जो कि बहुत अरसे से बड़ी तकलीफ में है हम लोग सब, क्योंकि जो हालात हैं स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूशन जुडिशरी के, तो हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो उसमें बेसिकली लिखा हुआ था, मैं उससे क्योंकि इत्तेफाक करता हूँ हर चीज पे, ये वजह थी उसको इंडोर्स करने की। क्योंकि इंडिविजुअली तो मेरा नहीं ख्याल है कि हर वकील या हर सिटिंग जज या रिटायर्ड जज जो हों वो इस चीज के ऊपर कोई बात कर सकते हों। तो कलेक्टिवली एक थोड़ी सी कोशिश है सबकी। अब देखिए उसका नतीजा क्या निकलता है। सर 26वीं यानी तरमीम अदालतों में सुनी जा रही थी, 27वीं हो गई। और 27वीं के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बना दी गई है, आईनी अदालत। अब इस दफा तो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सत्ता रखी है, खत लिखा। इसके बाद गालबन आपको अगर आइंदा इस तरह की नौबत आती है तो खत आईनी अदालत में जाएगा। ठीक है। जी। इसके ऊपर जजेस क्यों खामोश हैं सर? जजेस की तरफ से कोई, हमने माजी में देखा कि इस तरह की जब भी कोई चीज हुई जजेस, हाजिर सर्विस जजेस खड़े हुए। इस दफा हाजिर सर्विस जजेस की तरफ से कोई खास रिएक्शन नजर नहीं आ रहा। हाजिर सर्विस जो जजेस हैं, सर्विंग जजेस, बेसिकली सिवाय इसके कि वो अंडर प्रेशर हैं, दो तीन कैटेगरीज होती हैं जजेस की। एक तो वो होते हैं जो कि हर हाल में, हर किस्म के हालात में, चाहे कितनी भी ज्यादती हो, वो आवाज उठाते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो आप देख रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। एक कैटेगरी जजेस की वो होती है जो महसूस करते हैं, चाहते भी हैं कुछ कहना, लेकिन किसी मसलियत से या खौफ कह लें आप, या जो भी रीजन हो, या अपना नाम नहीं साम एक्सपोज नहीं करना चाहते अपने आप को, उस वजह से नहीं आवाज उठाते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जो शायद बेनिफिशरीज हैं, या जिनको फायदा पहुंच रहा है, या जो इंस्टीट्यूशन का नहीं अपना जाती फायदा सोच रहे हैं। तो वो तीसरी कैटेगरी है बेसिकली। ये मैं समझता हूँ, नहीं तो मेरा तो ये ख्याल था कि जो इतने बुरे हालात आजकल हैं, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के साथ जिस तरह किया गया है और किया जा रहा है, और अभी आइंदा पता नहीं क्या क्या होगा। क्योंकि एक दफा जब ये शुरू हो जाए और सामने से कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो फिर कोई उसका कोई एंड नहीं होता, कोई उसकी हद नहीं होती। और अगर सामने से रेजिस्टेंस हो रही हो किसी भी चीज में, तो फिर जो एग्रेसर है, जो जो भी ज्यादती करने वाला है, वो रेजिस्टेंस की वजह से रुक जाता है।
تو یہاں پہ انفارچونیٹلی کیونکہ رجسٹنس نہیں ہے اتنی زیادہ جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں، تو پرابلی یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سپریم کورٹ کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کو جو چاہیں کر رہے ہیں، تو وہ ان کی بھی معلوم نہیں حد کون کہاں جا کے رکیں گے وہ۔ سر 26ویں اور پھر 27ویں ان دو ترامیم سے پہلے عدلیہ کی حیثیت کیا تھی اور آج عدلیہ کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے جو عدلیہ تھی وہ اسے آپ ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل اور ایک صحیح عدلیہ کہہ سکتے تھے۔ وہ ایک ایسی عدلیہ تھی جہاں پہ کہ کوئی بھی ایک عام سائل لٹیگنٹ جو ہوتا ہے وہ ہو، یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی میٹر ہو، یا گورنمنٹ خود گئی ہوئی ہو کورٹ میں، تو جو بھی جاتا تھا کورٹ، وہ چاہے جانے والا ہو یا ڈیفینڈ کرنے والا ہو، اس کو امید ہوتی تھی کہ مجھے انصاف ملے گا۔ اور اب میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ کے سامنے حالات ہیں اور جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، تو اس میں جو جو انصاف کے تقاضے تھے، میں سب سے ایک بات اب کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی شیئر کروں کہ جس دن سے وکالت لا LLB وغیرہ پڑھنا شروع کیا، اس دن سے لے کے اور آج تک ہم لوگ ہمیشہ ہی اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، ہمیشہ ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں اور اپنے اساتذہ وغیرہ سے کہ جی لا میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، جو جو چیزیں ہم نے سنی تھی نہیں ہو سکتی، وہ ہر چیز یہاں ہوتی ہوئی دیکھ لی اپنی آنکھوں سے۔ تو اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں آپ سے؟ انفارچونیٹلی جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہے لوگ کہ ایک انسٹیٹیوشن تو تباہ ہو ہی رہا ہے، لیکن آنے والی جو جنریشنز ہیں، جو وکلا کی، لائرز کی، جو کہ آپ کا فیوچر ہے کنٹری کا، جو انسٹیٹیوشن کا فیوچر ہے، جو آنے والے ججز ہیں وہ بھی انسٹیٹیوشن کا فیوچر ہیں، وہ کیا ان کے سامنے آپ کیا مثال رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھی اپنے جو سینئر ججز اور وکلا تھے ان کو دیکھ کے ہی سیکھا۔ مجھے یہ سکھایا گیا تھا، میرے والد بھی الحمدللہ بہت سینئر اور ایک سکسیسفل وکیل تھے، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ کبھی بھی مجھے آئیڈیلائز مت کرو اس لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں یا استاد ہوں، تمہیں جس کامیاب یا اچھے جج اور وکیل میں جو چیز اچھی نظر آئے اس کو پک کرنے کی کوشش کیا کرو، تو تمہاری اپنی ایک وہ بنے گی، کسی ایک کو آئیڈیلائز کبھی مت کرنا۔ تو یہ میں آپ کو مثال اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو لوگ اس وقت جو لا میں نئے آئے ہیں یا جن کا ارادہ ہے لا کرنے کا، یا جو ججز بننے میں انٹرسٹڈ، دیکھیے انٹرسٹڈ کوئی نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جج بننے میں، انٹرسٹ ان کی پھر وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھے خاصے ایک کامیاب وکیل کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کے بینچ پہ ہمارے ساتھ کام کریں اور سرو کریں انسٹیٹیوشن کو۔ تو وہ لوگ اب ان کو جب آفر کی جائے گی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی ایسا انسان جو کہ جس کی اچھی ویلیوز ہوں اور خاندانی آدمی ہو اور جس کی اچھی وکالت چل رہی ہو، بہت لوگ ہیں، میں درجنوں آپ کو مثالیں بتا سکتا ہوں پاسٹ کی بھی اور جو موجودہ لوگ ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں، جن کی بڑی لوکریٹو پریکٹس تھی اور وہ اپنی لوکریٹو پریکٹس چھوڑ کے صرف اور صرف اس نیت سے گئے تھے کہ ہم انسٹیٹیوشن کو سرو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہم نے 30-40 سال یہاں سے ہم جو ہیں آج انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہیں، اور اب ناؤ اٹ از ٹائم ٹو پے بیک۔ مطلب اس نیت اور ارادے سے جو لوگ گئے تھے وہ انہوں نے ہی ایکچولی سرو کیا ہے۔ جو دوسرے مقاصد سے گئے تھے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پھر مقاصد اور نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ سر آپ جج تو رہ چکے ہیں، بیسکلی آپ بہتر بتا سکتے ہیں یہ دوسرے مقاصد کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو چلے انسٹیٹیوشن کو سرو کرنا ہو گیا، دوسرے مقاصد کون سے؟ دیکھیے، جب کوئی پہلی بات تو ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جج بننے کی اگر خواہش کسی میں ہو تو وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن سمجھی جاتی ہے ہماری۔ اور آج کل حالات یہ ہیں کہ باقاعدہ لابنگ ہوتی ہے اور سورس لگایا جاتا ہے، باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے کہ مجھے جج بنا دو، مجھے اگر ہائی کورٹ میں ہے تو وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے، مجھے سپریم کورٹ پہنچا دو، اگر یہاں ہے تو چیف جسٹس بنا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو یہ ساری خواہشات جو ہیں دیز آر آل ڈسکوالیفیکیشنس۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو میری سوچ ہے، میں نے کئی اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے شیئر کیا، آپ سے بھی کہوں کہ دیکھیے، جب تک کسی نے ایک جج کا حلف نہیں لیا ہوتا
तो उसके ऊपर जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू नहीं होता। ठीक है। वो सिर्फ लागू जब होता है जब आप एक दफा जज का ओथ ले लें। अच्छा, अब एक वकील जो होता है उसके ऊपर वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो जजेस का है, लेकिन अगर उसको ख्वाहिश है कि मुझे जज बना दिया जाए तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन, कि आप क्यों जज बनना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं वहां जाके। अनलेस के, देखिए ना, जिसको ख्वाहिश होगी इंस्टीट्यूशन को सर्व करने की या उसको पे बैक करने की, वो मांग के नहीं करता, उसको बुलाया जाता है, ऐसे लोग बुलाए जाते हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इस किस्म के जो लोग होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली अब जरा कम हो गए। और एक दफा जब आप जज बन जाएं और उसके बाद अगर आपकी नजरें ऊपर लगी रहें कि मुझे कब जो है मेरी सीनियरिटी होगी, कब मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, कब मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, कब मुझे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ कि एक उस डिस्क्वालिफिकेशन से ज्यादा बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन। क्योंकि आप वहां ऊपर जाने के लिए नहीं गए हैं, आपका मकसद ये है, आपने एक ओथ ली है कि आपके सामने जो मुकदमा आएगा आप उसका फैसला करेंगे विदाउट फियर एंड फेवर एंड अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपका ये काम नहीं कि वहां बैठ के आप ऊपर देखते रहें कि मुझे ऊपर कब जाना है। ये काम जजेस का नहीं होता है, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, मैं समझता हूँ ये एक इबादत है। और इबादत में इंसान जो जो नेक नियति के साथ अल्लाह ताला से सच्ची लगन के साथ इबादत करता है, उसको यकीनन ख्वाहिश यही होती है कि मेरी मगफिरत हो, मेरी मेरे रुतबात बढ़ें। लेकिन वो कोशिश भी इसी नीयत से कर रहा होता है, लेकिन वो रोज हिसाब नहीं लगा रहा होता है कि आज मेरा रुतबा कितना बढ़ा या आज मुझसे अल्लाह कितना खुश हुआ। वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा होता है, ये बगैर सोचे समझे कि मुझे इसका मतलब कितना मिलेगा। तो ये चीज जो है अनफॉर्चुनेटली वो वैल्यूज बदल गई हैं। देखिए, मैं एक और बात आपसे बताऊं कि सिर्फ एलएलबी करके या काला कोट पहन के वकील नहीं बनते। वकील बनने के लिए एक पूरा माइंडसेट चाहिए होता है। वो माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कभी भी कोई हंसी खुशी नहीं आता, हमेशा तकलीफ में लोग आते हैं। इसी तरह वकील के पास जब कोई जाता है तो कोई हंसी खुशी नहीं, हमेशा लोग परेशानी में तकलीफ में जाते हैं। तो एक वकील का माइंडसेट ये होता है कि जी मेरे पास जो आया है, मेरी पूरी कोशिश टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज, काबिलियत, वट जो है, उसके मुताबिक मैं इसको इस मुसीबत से निजात दिलाऊं। वो उसकी पहले मिनट से लेके और जब तक वो केस खत्म नहीं हो उसकी कोशिश वही होती है। ठीक है। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो वकालत वाला जो शोबा है, ये कमर्शलाइज हो गया है। अब लोग पैसा देखते हैं कि कौन कितना बड़ा क्लाइंट है, लोग ऑफिस भी उसी हिसाब से बनाते हैं ताकि क्लाइंट्स अट्रैक्ट हों, ये हो वो। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जजेस जो हैं, जज जो होता है वो ये नहीं कि आपने हलफ ले लिया तो आप जज बन गए। हलफ लेना तो एक फॉर्मेलिटी है, जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में है यकीनन, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है। जो असल जज का माइंडसेट होता है वो क्या है? वो ये है कि भाई मैं एक, अल्लाह ताला, देखिए इंसाफ करना जो है वो अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई इंसाफ नहीं कर सकता। हमारी औकात नहीं है, कितने काबिल जज क्यों ना हो वो इंसाफ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने अदालतें, ये जजेस और वकला और ये सब किताबें वगैरह, ये सब वसीले बनाए। हम एक तरह से अल्लाह ताला के, इंसाफ अल्लाह का होता है, हमारे दिल और दिमाग में अल्लाह ताला वो चीज़ डालता है, अल्लाह की तरफ से हम इंसाफ करते हैं, अपने दस्तखत हमारे होते हैं, ये सिर्फ फर्क है। तो वो माइंडसेट जो है बेसिकली वो ये है कि भाई मैं अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पे इंसाफ करने बैठा हूँ। इंसाफ मैं नहीं कर रहा, अल्लाह की जात कर रही है। और मेरा मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो लोग मेरे सामने अपना मसला लेके आए हैं मैं उनको सुनूं, पेशेंटली सुनूं, अच्छी तरह सुनूं, ताकि और वो किसी खौफ के दबाव में ना हो, वो खुल के मुझसे अपना मसला बयान करें। और मैं अपनी सारा जो भी मेरा इल्म है, जो भी मेरी कोशिश है, उसके मुताबिक उसका सही फैसला ठीक करूं। ठीक ये ठीक मेरा काम। ठीक। तो ये माइंडसेट जो है, इसमें दूसरी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं आती हैं। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड नदीम साहब, हमने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से कुछ अर्सा पहले गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ सिविल लोग आए थे, मुझे उन्होंने कहा कि हम जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उन्हें छुट्टियों पर घर भेज देते हैं, आपका नोटिफिकेशन आज ही कर देते हैं एज चीफ जस्टिस, आप जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालें, आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने, और आपको बस हमारे थोड़े बहुत छोटे मोटे फैसले होते हैं वो करने पड़ेंगे,
गलत काम नहीं आपसे हम करवाएंगे, पर कुछ चीजें होती हैं, कुछ फेवर्स होती हैं मुल्क की वसीअतर मफादात में, वो आपको हमें देनी होंगी। शौकत सिद्दीकी साहब कहते हैं जी मैंने नो किया और उसके बाद मुझे उसकी कीमत चुकाना पड़ी। मुशीर आलम साहब का कल इंटरव्यू किया, इसी खत को उन्होंने भी इंडोर्स किया। वो कह रहे हैं कि मेरे पास जब भी कोई इंसान आता था, बेशक वो फेवर मांग रहा है और वो फेवर उसको बनती है, वो हक पर है, मगर मैं उसको नो कर देता था और मैं उस केस को ही छोड़ देता था कि कहीं उसके दिमाग में ये गुमान ना पैदा हो जाए कि मुझे फेवर मिली है। कह रहे थे मैं उस केस को ही नहीं सुनता था। आपने जी इबादत का जिक्र किया सर, वाकयातन इबादत है, बहुत बड़ा रुतबा है, खुदा का नायब होता है जज। मगर आज जो अदालतों में हो रहा है, स्पेशली इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, वो 5 जजेस थे जिनके कैमरे लगे गए, जिनके घर वालों को उठाया गया, जिन्हें तकलीफ पहुंचाई गई, प्रेशर दिया गया, वो तो साइड पे हो गए। बाकी बाकी भी तो इंसान है, बाकी भी तो जजेस हैं सर। वो सारे, ये अगर इबादत है तो फिर वो क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको मैं छोटी सी मिसाल बताऊं कि इबादत जो होती है ना, कोई भी इबादत हो, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, कोई भी चीज हो, कुरान पाक आप पढ़ रहे हो या जिक्र कर रहे हो अल्लाह ताला का, ये एक अल्लाह ताला के साथ आप यूं समझें कि आप एक हॉटलाइन पे होते हैं। ठीक है। और कोई भी इबादत हो, आप गौर कीजिए, हर इबादत की शुरुआत जो है वो नियत से होती है। हम्म। अगर आपकी नियत है तो इबादत कबूल होगी। अगर आप किसी और चीज से वो नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, या रोजा रख रहे हैं, या ज़कात दे रहे हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए, या और, तो मतलब ये तो खैर अल्लाह और बंदे के दरमियान है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो चीज जो है वो नहीं होती है। तो आपका जो सवाल है कि बाकी जजेस क्या कर रहे हैं, अगर कुछ जजेस इबादत कर रहे हैं, तो मैं वही अर्ज करूंगा आपसे कि ये रिश्ता जो है एक जज का और अल्लाह ताला का, ये इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता है। तो फिर सर जो ये आज जरूर आज है। अदलिया के साथ हो रहा है, आज जो अदलिया की हैसियत को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार, चले ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट भी हो गई, वो लोग जिन्होंने साथ दिया, वोट दिया और आईनी तरमीम भी कर दी, वो भी हो गए। वो जजेस भी तो जिम्मेदार हैं सर, जो खामोशी से इस सारी चीज को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं जी हम पे प्रेशर है, हम बोल नहीं सकते। जी हाँ, एक हद तक है उनकी जिम्मेदारी, और मैं समझता हूँ कि देखिए, जजेस का जो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जितनी भी पोजीशंस हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, प्राइम मिनिस्टर की हो, गवर्नर्स हो, चीफ मिनिस्टर्स हैं, और आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ जस्टिसेस हैं सारे हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, फिर जजेस हैं सारे सुपीरियर कोर्ट्स के, इसी तरह और बहुत सारे पोस्ट्स हैं, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है इस वक्त आवाज ना उठा के, तो वो एक तरह से ज्यादती कर रहा है। और उसका यकीनन इस जो भी खराबी हो रही है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा है। ठीक है। और ये जो सोमोटो का अख्तियार, फिर उसके बाद ट्रांसफर का मामला और आईनी अदालत, ये सारी चीजें बनाने के बाद अब सुपीरियर कौन है, या फिर अदालतों में किसकी चलेगी, पार्लियामेंट की, अदालत की, अदालत के जजेस देखिए, की, मैं या फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट की? आपके सवाल अभी बाकी होंगे, काफी सारे हो सकता है। मैं उससे पहले आपको जरा एक थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है और जी जी इजाजत आप प्लीज। दें, तो मैं आपको चंद चीजें बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई कानून बनता है, चाहे वो किसी भी किस्म का कानून हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, उसमें देखा यह जाता है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। ठीक है। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि एक बैलेंस होता है हर कानून में, हर किस्म का बैलेंस। ये तो मैं आपसे आम कवानीन की बात कर रहा हूँ। अब आप समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, फिर आप अंदाजा लगा। कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है, आप किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, चाहे वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि वो उस मुल्क के लिए और मुल्क के लोगों के लिए बनाया जाता है। मतलब कि मुल्क और मुल्क के लोगों के फायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। जो लोग होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के, लोग और इदारे भी उसी में आ जाते हैं उनको, क्योंकि इदारे लोगों से ही बनते हैं। कोई जाहिर बिल्डिंग को तो आप इदारा नहीं कहते। तो जो
लोग और इदारे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, जो कि सारी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ उल्टा रिवाज है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसका जो भी हिस्सा अगर किसी को सूट नहीं कर रहा है और वो कमांडिंग पोजीशन में है, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ हो, वो अपनी मर्जी से उसको तोड़ मरोड़ के चेंज करने की कोशिश करता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट को, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को जो है आप चेंज करें। ये एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि अब मिसाल के तौर पे एक कानून है कि भाई आपके घर के सामने जो सड़क है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वन वे है। अब आपको एक दिन आपने कहा कि नहीं जी मुझे तो ये सूट नहीं करता है, आपने जाके कोई सोर्स लगाया, कोई ये कराया वो कराया, कानून बदलवा के उसको दूसरी तरफ करा दिया आपने वन वे। ये इस तरह से नहीं चलती हैं चीजें। यहाँ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ही इसीलिए जा रहा है कि एक सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन जो हैं उनको वो सूट नहीं कर रहा है। और क्यों सूट नहीं कर रहा है उसकी वजह आप जानते हैं। मतलब किसी को जनाब अपनी रिटायरमेंट एज कम लगती है, किसी को कुछ बेनिफिट्स चाहिए, किसी को ज्यादा इख्तियारात चाहिए। ये इस तरह से नहीं होता है। एक किताब में लिखा हुआ है और वो किताब आम किताब नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके पूरे आपके यानी एक आम सिटीजन से लेके और एक सबसे बड़ा जो यानी जो अगर आप उस तरह से मर्तबे के हिसाब से अगर आप देखें तो नंबर वन पे प्रेसिडेंट आता है। तो यानी एक आम आदमी से लेके एक नंगे भूखे आदमी से लेके और प्रेसिडेंट तक हर एक का फर्ज है उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना। ना कि ये कि उसको उसके उसमें अपनी मर्जी की चीजें ढूंढना। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज जरा बताना चाहता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसके मकासद बताए जाते हैं पहले कि ये लॉ क्यों बनाया जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। उसे हमारे जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसमें प्रीएम्बल कहते हैं। अच्छा, अब हमारे लॉ में ये चीज एक बिल्कुल वेल सेटल्ड है कि ये मैं नहीं कह रहा, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस पे सैकड़ों जजमेंट्स और वो हैं। बिल्कुल इसीलिए मैंने सेटल लॉ का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये सेटल लॉ है बिल्कुल। कि प्रीएम्बल जो है वो अगर आप किसी कानून को ना भी पढ़ें, उसकी कोई सेक्शंस कोई शिकें कोई बारीकियां ना भी पढ़ें, अगर आप उसका सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ लें चंद लाइनों का, तो आपको पूरे कानून की पिक्चर मिल जाएगी कि क्यों बना, क्या हालात थे, क्या वजह पेश आई इसको बनाने की। मैं आपके सामने हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल जरा लंबा है, तकरीबन 2 पेजेस का है। मैं सिर्फ उसकी चंद, जी अगर प्लीज। आप इजाजत दें जी तो जी वो प्लीज। पढ़ूंगा। क्योंकि वो आपको बताने का मकसद ये है और सुनने वालों को कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था 1973 में, तो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो उस वक्त बनाने वाले थे, या जो मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या था। अब ठीक। जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप उसको सुनते जाइए और आजकल के जो अमेंडमेंट्स हैं उनके साथ उसको कंपेयर करते जाइए कि क्या ये अमेंडमेंट जो है, क्योंकि मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर कोई कोई ऐसी अमेंडमेंट या कोई ऐसी चेंज किसी कानून में लाई जाए जो कि कन्फ्लिक्टिंग हो प्रियम्बल से, तो वो भी एक तरह से जरा क्वेश्चनेबल हो जाती है। क्योंकि आपका जो मकसद था, आपने प्रियम्बल तो चेंज नहीं किया, प्रियम्बल तो वही है। प्रियम्बल में कुछ और मकसद लिखा हुआ है और आप कर कुछ और है, तो वो कन्फ्लिक्ट जो है इट इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ। तो ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के सिर्फ चंद प्लीज। पोर्शंस बता रहा हूँ। इसमें माइनॉरिटीज का और दूसरे जो टेरिटरीज हैं उनका भी जिक्र है, वो हमारे डिस्कशन से क्योंकि रेलेवेंट नहीं है तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा। प्रियम्बल स्टार्ट होता है जनाब, वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him, यानी अल्लाह ताला, is a sacred trust। इसका पहला जुमला दोबारा पढ़ूंगा। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, जो आजकल अक्सर डिबेट में आप सुन रहे होंगे कि कोई कह रहा है कि जी शिर्क है, कोई कह रहा है कुछ है, तो ये आपका प्रियम्बल कहता है। ठीक है। दूसरा, and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, यानी कि एक ऑर्डर होना चाहिए पूरे मुल्क में, एक इस्तेकाम होना चाहिए। Wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people।
यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी पढ़ा है। वेयर इन द स्टेट, स्टेट कौन है? स्टेट की डेफिनेशन मैं आपको अभी बताता हूँ। स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी, नॉट ओनली पावर्स ऑल्सो अथॉरिटी, थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान, चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मतलब क्या हुआ कि आपका जो पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट जो है ना, वो कलेक्टिवली कहलाता है प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस। लोअर हाउस आपका नेशनल असेंबली है और अपर हाउस आपका सेनेट है। तो दोनों हाउसेस प्लस द प्रेसिडेंट मिल के पार्लियामेंट कहलाता है। पार्लियामेंट नेशनल असेंबली अकेला नहीं है, पार्लियामेंट सेनेट अकेला नहीं है, पार्लियामेंट ये दोनों साथ भी नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट को मिला के तीनों को कहा जाता है पार्लियामेंट। ठीक। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसीलिए होता है कि किसी एक हाउस से ओरिजिनेट होता है, दूसरा हाउस उसको अप्रूव करता है, फिर फाइनल असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, तभी पार्लियामेंट का वो एक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये मैं आपसे बता रहा था कि जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और आजकल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल, हरगिज मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आजकल लोग बैठे हुए हैं वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन उनकी जो 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 जिस कैपेसिटी में वो बैठे हुए हैं एज मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट, जो भी उनकी जो इलेक्शन है वो डिस्प्यूटेड है, वो चैलेंज है, और चैलेंज भी किया है सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों पिटिशंस में, और वो केस ना लगता है, ना सुना जाता है, ना कुछ होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, आप फर्ज करें कि कोई डिस्प्यूट होता है, आपके और मेरे दरमियान एक डिस्प्यूट है, आप अपनी जगह सही होंगे, मैं अपनी जगह सही होंगे, डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड तो कोर्ट ऑफ लॉ करता है। तो एग्जैक्टली। अब अगर इस वक्त ये डिस्प्यूट है, एक साइड कह रही है कि जी ये जो लोग हैं ये लोग हारे हुए हैं, हम जीते हुए हैं, इनको आप डिक्लेयर करें कि ये इलीगली इन्होंने ओथ लेके जाके असेंबली में बैठ गए। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हम जीते हुए हैं, हमारे पास तो ये सारा प्रूफ मौजूद है और ये गलत हमारे ऊपर इल्जाम है। इसका फैसला कौन करेगा? अदालत करेगी ना। वो अदालत का फैसला जब तक नहीं होता कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, जब तक आपको ना 26वीं अमेंडमेंट करनी चाहिए थी ना 27वीं करनी चाहिए थी। और उसकी वजह बेसिकली ये है कि अगर किसी की नीयत साफ है और उसका दामन साफ है, तो उसको क्या परेशानी है? वो इंतजार करे कि ऑल राइट ठीक है जी, हमारा इलेक्शन आपने चैलेंज किया हुआ है, आप जरूर जाइए कोर्ट, और कोर्ट के फैसले तक हम इंतजार करते हैं। ठीक। हमारे लॉ में एक लफ्ज है जो नेक नियति का लफ्ज जो है उसको बोनाफिडे कहते हैं, कि अपनी बोनाफिडेस दिखाने के लिए कि ठीक है जी हम इंतजार करते हैं, एक दफा हमारे ऊपर एक 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 क्लियर स्टैंप लग जाए सुप्रीम कोर्ट से या जहां से भी, तो उसके बाद हम अमेंडमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेट जो है वो अपनी सारी पावर एक्सरसाइज करती है, पावर और अथॉरिटी, थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे यही सवाल है कि क्या लोग जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, आर दे द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल? ये उनकी ये अलग लेजिटिमेसी से का एक सवाल तनाजा है, ये अलग से एक तनाजा है, और है। नहीं डेफिनेटली जब नहीं, तक यही अदालत इसे तनाजा, क्लियर नहीं देखें करती। ये दिस इज द, यानी ये दिस इज द रूट कॉज ऑफ द एंटायर डिस्प्यूट। एग्जैक्टली। क्योंकि बात यह है कि अगर तो वो लेजिटिमेट हैं तो वो एक नहीं 100 अमेंडमेंट कर सकते, सर। ऑब्वियसली लिमिट के अंदर अपने जो, एग्जैक्टली। एक मेरी पूरी गुजारिश है। जी जी। और अगर वो लेजिटिमेट नहीं है, अगर ये पार्ले, अच्छा दूसरी बात देखें, प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली और सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज। एग्जैक्टली। अगर एक इलेजिटिमेट मेंबर्स ने एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है तो ही इज ऑल्सो इलेजिटिमेट। जो स्पीकर है नेशनल असेंबली का, ही इज ऑल्सो इलेजिटिमेट। जो चेयरमैन है सेनेट का, ही इज ऑल्सो इलेजिटिमेट। तो जब तक ये सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, जब तक ये मामला नहीं टेकअप करना चाहिए था अमेंडमेंट्स का। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या, किसी भी लेजिस्लेशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस बिल्डिंग के अंदर जाके वहां बैठ के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक मामूली सा भी कोई, चाहे वो टैक्स का इशू हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, कोई भी लॉ, किसी किस्म का भी लेजिस्लेशन जो है, वो करने का राइट उसको है जो कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव हो। सिर्फ ये पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट अब आपको बताता हूं मैं। वेयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, tolerance, and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed, wherein the Muslim shall be enabled
to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teaching and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. یہ میں آپ کو صرف ریلیونٹ چیزیں بتا رہا ہوں، دو اور رہ گئی ہیں. Wherein shall be guaranteed fundamental rights, including equality of status and of opportunity and before law, social, economic, and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, and association, subject to law and public morality. Last سنیں آپ، بہت important ہے یہ. Wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. اب آپ مجھے بتا دیں، یہ پریمبل تھا کانسٹیٹیوشن کا. کیا کہتا تھا پریمبل؟ کہ wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. کہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ سر ماضی میں ہم نے دیکھا آئین کو ہی پھینک دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا یہ ایک ردی کی ٹوکری کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ایسے پھینک دے. اب اس میں ترامیم کی جا رہی ہیں، اور ترامیم بھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ کنٹروورشل جو پارلیمنٹ ہے اس کے ممبران ہیں وہ سارے لوگ اس کی ترامیم کر دیتے ہیں. یہ ترمیم جو جو چیزیں ہوئیں، اور پھر اگین اس میں دیکھیں کہ پبلک انٹرسٹ کتنا ہے اور باقی چیزیں، ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے. مجھے یہ شارٹلی بتا دیں، یہ آپ کو سنجیدہ حرکت لگتی ہے جو کی گئی ہے آئین کے ساتھ، جو کی گئی ہے ترمیم؟ میرے خیال سے اتنی ساری باتیں جو میں نے آپ کے پچھلے سوالات کے جواب میں کہی ہیں، ان سب میں ان کا جواب ہے. ٹھیک ہے، یہ سنجیدہ نہیں لگتی، مجھے تو نہیں لگ رہی. آپ ایک جج ہیں، آپ نے قانون پڑھا اور دیکھیے، قانون کے اوپر بڑی فیصلے سمپل سی بات ہے. اس وقت آپ ماشاءاللہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ روز بہت قابل لوگوں سے انٹرویوز کرتے ہوں گے، بات چیت کرتے ہوں گے، ایک پڑھے لکھے سرکل میں آپ موو کرتے ہیں. میں بھی الحمدللہ جہاں تھوڑا بہت تجربہ ہے میرا. آپ ایک عام آدمی سے جا کے پوچھ لیجئے سڑک کے اوپر، جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جس نے بیچارہ نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، جس کے ہاتھ میں کبھی کوئی کتاب بھی نہیں آئی، جو کہ انگوٹھا چھاپ ہے، دستخط بھی نہیں کر سکتا. اس سے جا کے آپ پوچھ لیجئے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں آج کل، اس کے بارے میں اس کی رائے، وہ ٹھیک بتا ہے. دے گا آپ کو. میں اور آپ دیکھیے، سر ایک اعتراض اٹھاتے بڑی تھے. سمپل سی بات ہے. میں نے وقار صاحب آپ سے شروع میں بتایا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، پورا ملک، اس کا ہر سٹیزن، اس کا ہر ادارہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلنا چاہیے. ٹھیک. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ایک ربر کا جیسے کوئی وہ چیز ہو کہ اپنے حساب سے موڑ لیا، کبھی ادھر منہ کر دیا، کبھی ادھر منہ کر دیا، کبھی اپنی طرف منہ کر لیا، کبھی دوسرے کی طرف منہ کر دیا. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. یہ اس طرح اگر ہونے لگے تو پھر کل کو دوسری کوئی لوگ آئیں گے، ان کو کچھ اور سوٹ کرے گا. دیکھیے، ہمیں دیکھنا یہ ہے، آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے، مجھے بھی یہ دیکھنا ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ امینڈمنٹ جو ہیں، آر دے ان پبلک انٹرسٹ اور ناٹ. بٹ اس سے پچھلا سوال یہ آتا ہے کہ جو امینڈمنٹس کر رہے ہیں کہ کیا وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہیں یا نہیں ہے. چلیے، اگر چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، ایون دین وی ہیو ٹو سی کہ کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے. اور آپ مجھے بتا دیجئے کہ جو عدالتوں کا حال اس وقت ہوا ہوا ہے، اگر جو لوگوں کا جو اعتماد جو سارا جو ختم ہو گیا عدالتوں کے اوپر، تو پھر یہ پبلک انٹرسٹ پہ تو نہیں ہوا. یہ تو میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اور کیا کیا انہوں نے امینڈمنٹس کیے. میں تو اپنا جو فیلڈ ہے اس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو بیسیکلی پبلک انٹرسٹ میں تو جب ہوتا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں عام پبلک کا فائدہ ہے. اور عام اس میں پبلک کے آپ ایک نمائندے چیز کر رہے مجھے ہیں. بتا دیں، ایک چیز آپ مجھے بتا دیں، جتنے بھی پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں، ایک چیز آپ بتا دیں جس سے کہ ایک عام آدمی کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے سر، لاسٹلی بالکل شارٹ کمنٹ کیونکہ ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں. یہ بتا دیں کہ یہ جو ترمیم کی گئی، پہلے تو ہم یہ اعتراض اٹھاتے تھے نا کہ وہ کرو جو آئین میں ہے. اب اب آئین میں لکھ دیا گیا نا، چلیں ٹھیک ہے، کنٹروورشل طریقے سے لکھا گیا، جن لوگوں نے لکھا جو بھی ہوا، اب آئین میں لکھ دیا گیا. اب ہم کس چیز کا سہارا لیں گے، کس چیز کو بیس بنا کر کہیں گے کہ وہ کرو جو آئین میں لکھا ہے؟ بس اب تو دیکھیے نا، ایک ایک ایسی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پہ کہ بلکہ جا چکے ہیں، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مطلب وہ والی سچویشن ہے. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں آنےسٹلی کہ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کورٹس کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، کورٹس کی رسپیکٹ، کورٹ کے آرڈر کی رسپیکٹ، اور کورٹ کا ڈر جو ہوتا ہے، آرڈر کا ڈر، یہ دے آر انٹر لنکڈ وتھ ایچ ادر.
आप अपने किसी बुजुर्ग के सामने जब जाके उसके सामने अदब से हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, तो वो आप उससे उससे आप डरते भी हैं, इसीलिए आप हाथ बांध के खड़े हुए होते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक आम आदमी को, एक शरीफ आदमी को, चलिए आम को छोड़िए, एक शरीफ आदमी को अगर एक बिल्कुल लोएस्ट, जो सबसे निचली अदालत होती है ना सिविल जज की, मैजिस्ट्रेट सिविल जज की, वहां से एक आम नोटिस आ जाए कि जी आपके खिलाफ ये मुकदमा हुआ है, आप जरा कल सुबह अदालत आ जाइए, उसे रात भर नींद नहीं आती। ये शरीफ आदमी, मतलब ये सिविल जज की और एक सिविल कोर्ट की ये एक एक डिग्निटी और उसका, एग्जैक्टली। उसकी ये वो था। और ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी होगी। हाई कोर्ट को तो आप, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो छोड़ दीजिए। अब हम्म। क्या हो रहा है कि जी जो कोर्ट के ऑर्डर्स जिस तरह से फ्लाउट हुए हैं, जिस तरह से उनको डिसोबे किया गया, जिस तरह से उनका मजाक बनाया गया है, ब्रीच हुआ है उनका, वो आपके सामने है। जब आप, सवाल ये है कि वो आपने लोगों के दिल से वो डर निकाल दिया है कोर्ट का। जब वो डर खत्म हो जाता है तो फिर मुआशरा जो है, जो पब्लिक है, वो बिल्कुल यानी जैसे जंगल का लॉ होता है ना, मतलब जंगल में भी पता नहीं लॉ होता है, यानी क्यों लोग उसको मिसाल के तौर पे यूज करते हैं, बट बिल्कुल जंगल का कानून हो जाएगा, यहाँ पे हो गया है ऑलरेडी। कि मतलब अदालतें ये सब जो हैं, ये लोग किसी अदालत को ना तो सीरियसली लेंगे और ना ही उनके ऑर्डर्स को सीरियसली लेंगे, और क्योंकि जब वो सर जंगल रिस्पेक्ट का और कोर्ट कानून का डर नाफज हो खत्म हो जाए, चुका जब जंगल का कानून नाफज हो जाए उसके बाद क्या होता है फिर मुल्क में, माशरू में, मोअज़्ज़ज़ माशरू में? है। केओस, केओस, केओस होता है। यानी मतलब वही होता है कि जिसके पास ताकत होगी वो आएगा, आप ना आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कोई टाइटल है किसी गाड़ी का, किसी घर का, किसी जमीन का, बस वो आके बैठ जाएगा, अब आप शक्ल देखते रहे उसकी, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। जमहूरियत कहीं एग्जिस्ट कर रही है अब? आइन और कानून तो क्या, जमहूरियत? अ, जमहूरियत जो है ना, ये हमारा जमहूरियत क्या होती है, देखिए मैं आपसे बताऊं कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी वहां होती है जहां पे कि एक आम आदमी, एक नंगा भूखा आदमी जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, जिसके आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं, वो जाए और अपनी मर्जी से जाके वोट दे दे, ये है डेमोक्रेसी। जो राइट टू फ्रेंचाइज है, वो जाके अपनी मर्जी से अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल। हमारे यहाँ पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे गोठ, पूरे पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पहले से बिक जाती हैं। तो डेमोक्रेसी कहाँ है हमारे यहाँ? आई डोंट सी एनी डेमोक्रेसी, ये तो नाम की है, किताबों में है खाली। ठीक है, एज जज सर, एज रिटायर्ड जज, आखिरी आखिरी एक एक जुमले में सम अप करें सर, कैसे आप इस सारे हालात को क्या कहेंगे इनके ऊपर? बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है और डिप्रेसिंग। और मुझे, देखिए हम लोग तो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। मुझे ज़्यादा फिक्र है जो यंगर जनरेशन है हमारी, और हमारी तकरीबन 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ। यूथ की ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, और यूथ की डेफिनेशन है फ्रॉम 13 to 29। तो आप अंदाजा लगा लें, अगर 25 करोड़ हैं तो 17-18 करोड़ जो हैं वो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही देख रहे हैं कि कभी एक आया, कभी दूसरा आया, इसने उसको अंदर कर दिया, उसने इसको अंदर कर दिया, इसने उस पर इल्जाम लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और अब जो हो रहा है पिछले चंद सालों में, उसमें तो सारी हदें पार हो गई हैं। मुझे सिर्फ अपनी जनरेशन की फिक्र है, नेक्स्ट जनरेशन की, या आने वाली जितनी जनरेशन है उनकी। और बहुत शदीद शदीद जरूरत है यहाँ पे नेशन बिल्डिंग की। हमारे अनफॉर्चुनेटली जितने भी टॉक शोज होते हैं वो बेतुकी किस्म की चीजों के ऊपर, फैशन पे, मेकअप के ऊपर, इसके उसके ऊपर होते हैं। अगर आप देखें, उनको चाहिए कि जो अच्छी वैल्यूज हैं, क्योंकि अच्छी वैल्यूज बाजारों में नहीं मिलती, किताबों में नहीं मिलती, कोई खरीद के एक रात में नहीं वैल्यूज अपने अंदर पैदा कर सकता, घर से आती। और घर में आजकल पेरेंट्स को, वालिदैन को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को बैठ के अच्छी चीजें सिखाएं। जो बच्चे घर में देख रहे हैं बेईमानी, मतलब कि इसको उठा लिया, उसको बंद कर दिया, इसके वोट खरीद लिए, उसको कर दिया, या रिश्वत हो गई, यही सब वो सीखेंगे। वो क्यों सीखेंगे अच्छी चीजें? तो बेसिकली आने वाली जनरेशन के लिए जो आपका सवाल है, मैं यही कहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा फिक्रमंद उनके लिए हूँ, क्योंकि वही हमारे मुल्क का फ्यूचर है। और अगर आपका फ्यूचर ही मतलब आपकी डाउटफुल हो, तो फिर क्या आदमी बात करे उसके ऊपर। बट स्टिल मुझे जो पॉजिटिव साइड अगर आप जानना चाहें, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे अंदर से कन्विक्शन है
کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے آج کل، یہ دس از مائی گٹ فیلنگ، ویری اسٹرانگ گٹ فیلنگ، کہ یہ ختم ہو جائے گا اور بہت جلدی تھنگز ول بی نارمل انشاءاللہ، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈو ہوں گی.